Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पे मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड की तरफ से ना तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ना डिमांड ऑफ डाउरी होती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को और बच्चों को प्रॉपरली मेंटेन भी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वाइफ अपनी वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं है उस मैट्रिमोनियल लाइफ में, या उसकी एडल्ट्री में वो इन्वॉल्व है, या वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस और डिमांड ऑफ डाउरी का केसेस वो फाइल कर देती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कानून कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास शुरुआती तौर में अगर सबूत नहीं भी है तब भी आप डिमांड ऑफ डाउरी का केस सिर्फ एक प्लेन पेपर पर अपनी कंप्लेंट लिखकर एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसमें कुछ पेपर्स अगर आप फाइल कर दें तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी आप फाइल कर सकते हैं। और इसी तरह से 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का केस भी एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल कर सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं, जिसमें ना तो सबूत की जरूरत पड़ती है, ना एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है और डायरेक्टली कोर्ट में केस फाइल हो जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही उन झूठे मुकदमों से बचने के लिए जो वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल करती है, कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊंगा, वो कानून बताऊंगा जो सीआरपीसी के अंदर जिसके तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, और इसी कानून के अंदर हस्बैंड के पास वो कौन कौन से बचने के तरीके हैं जिन्हें अगर वो सावधानी से अपने केस के अंदर पुट करता है, उस केस का वो पार्ट बनाता है, तो वो लॉन्ग रन के अंदर अपनी जान बचा सकता है। मेंटेनेंस के केस में वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है। जब आप सेक्शन 125 सीआरपीसी को स्टडी करते हैं तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में आप बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर शुरुआत होती है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। यहाँ पर हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, वाइफ्स और चिल्ड्रन की यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसमें भी स्पेशली हम वाइफ के ऊपर फोकस करेंगे। 125 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, अब ब्रैकेट ए, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो समझना है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को मेंटेन करने से रिफ्यूज कर देता है, उसका खाना खर्चा उठाने से मना कर देता है, और दूसरी कंडीशन यह है कि उसकी वाइफ अगर कमाती नहीं है। ये ध्यान रखिए, जब हम अपनी 125 सीआरपीसी का रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे, हमारा पहला फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि वाइफ ने जबरदस्ती घर छोड़ा है और हमने उसको कभी भी मेंटेन करने से मना नहीं किया है। दूसरी बात कि मेंटेन करने से मना भी नहीं किया और मेरी वाइफ खुद भी कमाती है। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो घर पे टेलरिंग का काम करती थी, वो फ्रीलांस मेकअप का काम करती थी, वो घर पे ऑनलाइन वर्क किया करती थी, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, या वो स्कूल के अंदर पार्ट टाइम में पढ़ाया करती थी। ये सारे वैलिड ग्राउंड्स हो सकते हैं। अब आपको अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे आप और आपके एडवोकेट आपस में कंसल्ट करके आपके लिए एक बेहतरीन ग्राउंड इस सब सेक्शन के आधार पर तैयार करेंगे। अब इसमें आखिर में जब आप आएंगे इस 125 सीआरपीसी के बिल्कुल लास्ट में पैरा नंबर 4 और 5 जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें वो हमें पूरा ग्राउंड मिलता है जो एक एडवोकेट को और क्लाइंट को चाहिए होता है। नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। यहाँ पर याद रखिएगा एडल्ट्री और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। ये जो दो लफ्ज हैं, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट रीजन को आपको याद रखना, पैरा एडल्ट्री, सफिशिएंट रीजन, शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है, और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या वो म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ अलग रह रहे हैं। नेक्स्ट पैरा 5 में आइए, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री। अगेन एडल्ट्री की बात होती है, दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। आपको जो ग्राउंड अगर आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में आपको बचाने के लिए ग्राउंड फिट होता है, कोई भी आप एडल्ट्री का प्रूफ अपनी वाइफ का दे सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए मेंटेनेंस के केस में बहुत आसानी से बच सकते हैं। दूसरा, आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी वाइफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आपको छोड़कर गई थी, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, ना आपने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है, ना आपने डिमांड ऑफ डॉरी की है। वो जब घर छोड़कर गई थी बहुत हेल्दी एनवायरमेंट में गई थी, और जब वो अपने मायके में गई तो उसने फिर आने से मना कर दिया। अब आपको अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इस तरह से अपनी रिप्लाई के अंदर रोप इन करने हैं, ऐसे उनको पुट करना है
है कि आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट को या जज साहब को कन्विंस करने में राजी हो जाएं कि अब आपकी वाइफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन अपने मायके के अंदर रह रही है। फ्रेंड्स, कभी कभी ये मुश्किल होता है कि विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन वो मायके में रह रही है, इसे कैसे कोर्ट के अंदर साबित किया जाए। आइए इसकी भी मैं आपको एक रेमेडी साथ के साथ बताकर चलता हूं। सबसे पहली चीज, जिस दिन आपकी वाइफ आपको छोड़कर जाती है और आपको लग रहा है कि कोई ना कोई वो आपके ऊपर झूठा मुकदमा आने वाले वक्त में फाइल कर सकती है, तो ध्यान रखिए, अपने एडवोकेट से मिलिए और उससे कहिए कि आपके बिहाफ पर आपकी वाइफ को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो सेक्शन 9 के अंदर फाइल किया जाता है, भेजा जाता है एक लीगल नोटिस आपकी वाइफ को और उसके माँ बाप को जरूर भेजे, और उसके अंदर ये ग्राउंड मेंशन करे कि आप उसको रखना चाहते हैं, आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, आप उसका खाना खर्चा उठाना चाहते हैं और वो बिना किसी वजह के अपने घर पर बैठी है और वो जल्दी से लौट कर आए। अगर वाइफ उस नोटिस के बाद भी नहीं आती है तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप फैमिली कोर्ट के अंदर या कंसर्न कोर्ट के अंदर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करना है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जब आपको केस फाइल करना है तो अब यहां पर आपके वकील का टैलेंट है कि वो कैसे आपकी वाइफ को बिना बुलाए ही एक्सपर्टी डिक्री कराता है। दूसरी बात, अगर वाइफ आपकी कोर्ट के अंदर आती भी है, अगर वो ये कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, तो आप मेंटेनेंस के केस से बच जाएंगे, आप उसको अपने साथ रखिए, उसका खाना खर्चा उठाइए। और अगर वो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, तो यहीं पर आपके लिए सारा डिफेंस तैयार हो गया। आप 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। आप कोर्ट से डिक्री लीजिए और 125 CRPC के अंदर अगर आपकी वाइफ केस फाइल करती है तो वहां पर अपनी डिक्री लगाइए। इस ग्राउंड पर कोर्ट आपको कंसीडर करेगी और आप इस मेंटेनेंस से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत स्टडी के बाद मैंने ये कानून, उसकी रेमेडीज आपको बताई है। हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, उसका रिप्लाई अलग होता है, उसके केस लॉज अलग होते हैं, उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं। इसीलिए ये मैंने एक जनरल आपको एक तरीका बताया। हो सकता है ये आपके लिए फिट हो सकता है आपके लिए ना फिट हो। इसीलिए कोई भी केस ड्राफ्ट करने से पहले आपको प्रॉपरली अपने एडवोकेट से कंसल्ट करना है, केस लॉज को स्टडी करना है, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप अपने मैटर के अंदर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में हमें अपने क्वेश्चंस लिखिए, जिसका हम आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।